नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हम कर रहे हैं। डेली का एक वीडियो आपको एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल का मिलता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये जैसे जैसे सवाल कह रहा है, एक मेथड तो ये कहता है कि आपको सवाल कह रहा है उस हिसाब से उसी मेथड से चलना है। एक दूसरा ऑप्शन ये अपने पास आता है कि हम बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे चेक करेंगे वो भी हम समझेंगे, और पहले मैं एक पूरा मेथड वाइज भी आपको बता देता हूँ। देखो, पहले मानते हैं हम कि लंब की लंबाई जो है वो लंब अपने पास है x। जब लंब मैंने x माना तो ये कह रहा है कि आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। नहीं, अपने को मानना क्या है? आधार मानना है भाई, आधार मानना है x सेंटीमीटर। अब आधार हमने मान लिया तो सवाल ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब आधार से लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कर्ण उससे का मतलब लंब से। अब आधार से बात नहीं हो रही है, सवाल लगातार चल रहा है और कह रहा है कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा कौन है? कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है? ये कर्ण हो गया लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा। तो यहाँ से अपने पास कर्ण की वैल्यू आ गई x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर करोगे वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास है x प्लस 8 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आधार की वैल्यू क्या है? x माना था तो x स्क्वायर प्लस लंब क्या है? x प्लस 4, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो, x a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 8 16, 16 इंटू x 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो x का x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 8, 8 और x 8x, तो 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो, 2x स्क्वायर हो गए, x और x 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का, तो फिर से वापस क्या बच गया? x स्क्वायर। अब देखो, x की टर्म है, ये 16x है और ये 8x है, तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 16, 8 में से माइनस का 16 जाएगा तो माइनस की 8x। 64 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 64 होंगे और 16 में से माइनस का 64 निकलेगा तो माइनस में मिलेगा, और ये कितना? 48। अब देखो, 48 गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने पर वो क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है जो जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर क्या हो? 48। तो इन दोनों संख्याओं का x की वैल्यू अपने को यहाँ से क्या मिलेगी? ये मिलेगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है जिसको हम जोड़ने और गुणा। अब देखो, गुणा करने पर उन दोनों को क्या होना चाहिए? माइनस के 48। तो यहाँ से देखो एक वैल्यू मिलती है अपने पास 12 और 4, 12 चौके 48 होता है, तो 12 को 4 से गुणा अपने 48। अब माइनस के 8 चाहिए तो बड़ा लेंगे माइनस का, छोटा लेंगे प्लस का, तो ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48। अब देखो, माइनस के 12 और प्लस के 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का 8x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 48, मतलब ये वाला सेट हो गया। अब क्या करना है? कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया तो ये x माइनस 12, क्योंकि यहाँ से x और ये 12,
प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और ये 12 बार गया। तो यहाँ से मेरे को गुणनखंड क्या मिल गए, x माइनस 12 और x प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई 12, एक आ गई -4। अब x की वैल्यू आई है तो माइनस में तो होगी नहीं, तो प्लस की वैल्यू हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज है और इसकी भुजा की लंबाई है जो माइनस में नहीं मिलेगी। तो x की वैल्यू लेंगे 12। जब x की वैल्यू आप 12 लोगे तो लंब कितना आएगा, लंब होगा 12 प्लस 4, वो कितना 16। और कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 20 सेंटीमीटर। अब देखो बाई ऑप्शन भी हम कैसे चेक करते, हम क्या लेते, पहले मानते कि कर्ण की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। अब कर्ण की लंबाई आप पहले ऑप्शन से 12 सेंटीमीटर मानते तो अपने पास पता है कि कर्ण की 12 आ जाती, तो 12 से 4 कम करते तो लंब होता, तो ये कितनी होती 8 और आधार कितना होता 4। और इन तीनों से हम क्या संतुष्ट करवाते, पाइथागोरस प्रमेय। अगर यह चीज़ संतुष्ट होती तो हम मान लेते कि ये ऑप्शन सही है, अगर नहीं होती तो हम ए को रिजेक्ट कर देते और बी ऑप्शन लेते। बी ऑप्शन लेने के बाद हम फिर से वही, ये जब 10 लेते कर्ण की वैल्यू बी ऑप्शन से तो ये 4 कम होती, तो ये 6 होती, और इससे 4 कम ये 2 होती, तो 2 6 10 होती। इसके बाद ये भी अगर नहीं बैठता तो हम आगे 20 की तरफ चलते। जब 20 लेते तो ये 20, ये 4 कम 16 और ये 4 कम 12, तो 12 16 20। इस टाइप से ये हमें मिल जाते और हम पाइथागोरस प्रमेय की में इन मानों को रखने पर पता कर सकते थे। तो बाई ऑप्शन से करना हो तो हमें ऑप्शन लेके फिर तीनों मान निकाल लेने हैं और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को देख लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल बचता हो। इस टाइप के सवाल में हमें पहले तो पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो वह होती है 9999, मतलब चारों अंक की 9999 हो। अगर पूछ ले कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी हैं तो इसमें से 3 अंकों की संख्याएं घटानी होती है। तो 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं 9999, और ये घटाने के बाद हमें मिलती है 4 अंकों की संख्याएं 9000 है। 4 अंकों की कुल संख्याएं 9000 है। अब देखो इसको एक और तरीके से भी आप याद रख सकते हो। मैं कहता हूँ 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो मुझे पता है 2 तो क्या होंगे, अंक होंगे कुल संख्याओं में। तो मुझे याद रखना है जितने अंकों की पूछी है उतने ही अंक होंगे। पहला अंक 9 लिख देना है, उसके बाद बचे हुए 0 लगा देने हैं। कैसे, 4 अंकों की पूछी तो 9 लिख दिया, फिर 4 अंक बनाने थे तो मैंने 3 0 लगा दिया, मतलब 9000 हो गई। 2 अंकों की पूछी तो मैंने 1 9 लिख दिया, उसके बाद 2 अंक पूरे करने थे तो मैंने 1 0 लगा दिया। तो 4 अंकों के लिए 2 अंकों के लिए हमेशा याद रखना है जितने अंक होंगे, जिस अंक का पूछा है उतने ही अंक होंगे, और पहले 9 लिख देना है, उसके बाद बचे हुए अंकों को 0 से भर देना है, तो वो संख्याएं मिल जाएगी। सीधा याद रखने का तरीका है। अब अपने सवाल पे आते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 8 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल बचे। पहले देखो, अब पहले तो हमें इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। इस टाइप के सवाल में पहले जो दे रखा है उसका लेंगे एलसीएम। तो 8 12 और 16 इनका लेना है एलसीएम। तो 2 से भाग जा रहा है 4 बार, ये 6 बार और ये 8 बार। आगे देखो 2 से जा रहा है तो ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। फिर से 2 से भाग जा रहा है 1 बार, 3 और 2 बार। अब देखो 3 और 2 सिंगल है तो हम इन्हें सीधा ही गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, मतलब एलसीएम आ गया 48। अब जब एलसीएम 48 आ गया है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999, इसमें क्या करना है, हमें 48 से भाग देना है। तो 48 का भाग इसमें देंगे 9999 में,
तो यहाँ से देखेंगे कि देखो ये क्या है, 90 के 50 के पास है और 50 का 2 गुना इससे 2 कम है, तो भाग एक बार ही जाएगा, क्योंकि 50 का 2 गुना करेंगे तो 100, 100 में से 2 कम 4 कम होंगे 96, मतलब भाग 2 बार चला जाएगा। फिर से बचा 3 लिया 9, भाग गया नहीं, फिर से 9 उतारेंगे तो 0। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, हम देखेंगे कि ये समथिंग 400 के आसपास है। 50 का भाग 400 में 8 बार के समथिंग जाएगा। तो देख लेते हैं, 48 को 8 बार भाग देने के लिए मैं मानता हूं कि पहले सीधा 50 को मैं 8 से गुणा कर देता हूं। तो 50 को 8 से करेंगे तो 400, और 400 में से मुझे पता है 16 घटाने हैं, तो 16 घटा देते हैं। तो 400 में से 16 गए तो पहले ये 10 गए, तो 10 गए तो 390, और 390 में से 6 गए तो 384, तो ये मिल गया 384। मतलब अब कितना शेष बचा, 10 में से 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1, मतलब ये 15 एक्स्ट्रा है अपने पास। तो पहले तो क्या करना है, इस संख्या में से 15 को घटा देना है। 9999 जो ऐसी संख्या होगी, इसमें से 15 घटाने के बाद 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9, ये संख्या है जिसमें इन सब का भाग क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। अब ये कह रहा है कि भाग पूरा पूरा जाने के बाद शेषफल क्या रहना चाहिए, 2। तो 2 शेषफल कब रहेगा, इसमें तो भाग पूरा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और 2 जोड़ देंगे तो बची हुई संख्या जो आएगा ये परिणाम, इसमें 2 शेषफल बचेगा। क्यों, भाग तो इतने संख्या में ही जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमने कहा था कि ये घटाने के बाद इस संख्या में जा रहा है भाग, तो ये जो शेषफल बचा है यही अपने को क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये वापस क्या करेंगे, हम 2 इसमें जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर मिलेगा 9986। इस टाइप के सवाल भी बनने को आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ में मैंने 2 टाइप के सवाल लिए हैं अभी तक। एक तो एलसीएम एचसीएफ का 2 संख्याओं का गुणनफल वाला, एक अनुपात वाला, और तीसरा टाइप आ रहा है ये अंकों वाला, जिसमें 2 ये 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की संख्याएं पूछ सकता है, और उसमें ये अलग से संख्या देगा कि इनका भाग जाता हो तो शेषफल क्या बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हमें एलसीएम लेना है, और छोटी संख्या का आता है तो एचसीएफ निकालना होता है। नेक्स्ट सवाल अनुपात समानुपात का है, और ये कह रहा है कि यदि 22,x,88 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। क्रमागत अनुपात का मतलब होता है कि ये जो x है बीच वाला, ये 2 बार है, मतलब ये है 22x, x और 88, ये सब चीज़ें क्या है, क्रमागत में हो गई। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि हम समानुपात की वैल्यू होती है तो इन बीच वाले 2 का गुणा बाहर वाले 2 के गुणा के बराबर होता है। तो बीच वाले 2 का गुणा करेंगे हम, x² = 22 × 88। अब मेरे को पता है कि इनको गुणा करने से मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इनका क्या करना है, अंडर रूट। तो मैं पहले से ही 2 के जोड़े इस टाइप से सेट करता हूं कि उनके अंडर रूट निकल जाए। तो देखो x² को मैं इनको तोड़ के लिखता हूं, ये हो गया 22, ये 88 को मैं 22 × 4 मान तोड़ के लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि इन 22 में से तो एक 22 बाहर आ जाएगा जब वर्गमूल करूंगा तो, और इस 4 का वर्गमूल मुझे पता है 2 होता है, तो मैं यहाँ x की सीधी वैल्यू लिख सकता हूँ कि 22 × 2। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, 44 आंसर मिल जाएगा। अनुपात समानुपात में क्रमागत, तृतीय अनुपात, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो क्रमागत वाला हो तो उसमें हमें बीच वाले को ही डबल करना होता है, और उसके बाद हमें पता है कि अंदर वाले 2 का गुणा बाहर वाले 2 के गुणा के बराबर होता है, और ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है एवरेज से संबंधित, और एक सवाल हमने इससे पहले भी किया था। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितने किलो है। अब देखो, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हमें क्या करना होता है, एक तो पहले लेना है कि जो औसत भार है वही औसत भार हम अध्यापक का मानते हैं। हमने कहा कि अध्यापक का भी औसत भार कितना होगा, 25 होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 25 नहीं, सबके 2-2 किलो और बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं चल रहा हूँ लॉन्ग मेथड से, आपको समझा देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे,
हम कहेंगे कि कुल छात्रों का भार, कुल छात्रों का भार, कुल छात्रों का भार क्या होगा, 30 छात्र है और औसत है 25 का, तो कुल हो गया 750 kg। अब नया औसत क्या हो गया, नया औसत है 2 बढ़ रहा है तो 25 + 2, नया औसत हो गया 27 kg। अब जब अध्यापक को हम शामिल कर रहे हैं तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति अब हो गए 31, क्यों, 30 तो छात्र प्लस 1 तो टोटल हो गए 31 व्यक्ति। अब नया कुल भार क्या होगा, नया कुल भार ये होगा 31 × 27, 31 को 27 से हम क्या करेंगे, गुणा, 2 अंकों का गुणा अगर आप सीधा कर सकते हो तो सीधा, नहीं कर सकते हो तो 2 अंकों के गुणा के हिसाब से, या हमें इसे क्या मान लेना है, 30 + 1 मान लेना है और इसे 27 से गुणा करना है। तो देखो 27 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 को 27 से करेंगे तो 81, फिर से 1 0 + 27, ये क्या मिल गया आपको, 837। आसानी से गुणा करने के लिए टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो ये 837 kg हो गया। पुराना कुल भार था 750, अध्यापक को जोड़ने के बाद हो गया 837, तो अध्यापक का भार यहाँ से क्या आ गया, अध्यापक का भार वो आ गया 837 - 750। देखो 800 में से 750 जाएंगे तो 50, 50 + 37 तो 87 kg, ये मिलेगा अपने को पूरे मेथड के साथ। अगर मैं कहता हूँ एकेडमिक सेशन में होते तो हमें ये वाला तरीका फॉलो करना होता है, लेकिन हमें तो जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं कहता हूँ कि अध्यापक का भार कितना होगा, 25 किलो। भाई सबका 25 है तो अध्यापक का भी 25 होगा। अब उसमें जोड़ेंगे क्या हम, मैं अब ये कह रहा है कि 2 kg सबका बढ़ रहा है, तो पहले तो 30 छात्र प्लस 1 अध्यापक, इन सब का क्या कर रहा है, 2-2 kg बढ़ रहा है, तो 31 लोगों का 2 kg से बढ़ रहा है, तो 31 × 2 कर देंगे और ये क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखो 25 + 31 का 2 से गुणा 62, इनको जोड़ दो वापस, 62 में 25 जोड़ोगे तो ये 87 kg, और यही क्या है, अध्यापक का भार। हमें एक लाइन में आंसर मिल जाता है अगर सेकंड ऑप्शन से चलते हैं तो, लेकिन ये कंपटीशन में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पहले तो जो भार है वही का वही भार हम उसका मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि उससे इतने कम हो जाता है, या अगर ये कहता कि 2 kg कम हो जाता है तो हम यहाँ क्या करते, घटाते इसे, और जब घटाते तो जो वैल्यू मिलती वो हम अप्लाई कर देते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि A का 90%, A का 90%, B का 30%, ये दोनों क्या है, बराबर है, और कह रहा है B बराबर A का x% है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। पहले यहाँ से चलते हैं, A का 90%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुणा, इक्वल टू क्या है, B का 30%। देखो 100 से 100 कट गया, 30 से 90 3 बार कट गया, तो यहाँ से A/B की वैल्यू क्या मिली, A/B की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3। क्यों, A यहाँ है, B यहाँ नीचे आएगा, 1 इधर बचेगा और 3 यहाँ नीचे आएगा, तो ये हो गई A की वैल्यू, A/B का अनुपात आ गया 1/3। अब मुझे B की वैल्यू ही निकालनी है, तो मैं कहूँगा B किसके इक्वल टू होगा, 3A के इक्वल टू होगा। अब B जब 3A के इक्वल टू है और मुझे कह रहा है B A का x% है, मतलब ये कह रहा है B A का x% है, मतलब मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है B = 3A, लेकिन B = मैं इसे लिख सकता हूँ A × 3। अब मुझे पता है कि इसको प्रतिशत से हटा के, प्रतिशत हमने इसका चेंज कर दिया है और हम ले आए हैं इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट हमें चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ A भी आ गया है,
x की वैल्यू भी समथिंग ये आ गई है, लेकिन नीचे 100 और चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 से गुणा और 100 से भाग दे सकता हूँ, क्योंकि 100 से गुणा 100 से भाग फिर से काटेंगे तो वही a बराबर 3 होगा। तो ये चीज़ हमें क्या मिली, यहाँ से हमें ये चीज़ मिली है कि b इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 100 300 बटा 100। तो ये वाला मान आ गया। तो a b का कितना प्रतिशत अधिक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 300। x का मान क्या आ गया यहाँ से 300, क्योंकि इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो b के इक्वल टू b आ गया, a का a 100 का 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 300। तो x की वैल्यू 300 प्राप्त हो गई, मतलब b a का 300% है। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है, इसको एक बार ओपन कर लेना है, या फिर आप यहाँ से ही प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो इसको सीधा ही हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू a का 300%। प्रतिशत को बदलेंगे, इसमें को प्रतिशत में बदलने के लिए 300 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसको फिर से अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देते हैं, फिर से ही b इक्वल टू 3a मिल जाता है। याद रखना, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। अगला सवाल है 350 रुपये का एक लोन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष के बाद उसे 670 रुपये अदा किए गए, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। किस टाइप से करेंगे इसको, देखो ये कह रहा है कि 305 रुपये लिए और 670 रुपये उसने पूरे दिए, तो ये चीज़ हो गई मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। समय दे रखा है 3 वर्ष, दर हमें ज्ञात करनी है। मिश्र धन मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर अपने को निकालनी है। तो अब देखो पहले फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी घात में क्या है समय। इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये वाली चीज़ निकाल लेनी है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, मिश्र धन कितना 670, मूलधन कितना 305 इक्वल टू 1 प्लस दर हमें ज्ञात करनी है बटा 100 और इसकी घात क्या है 3, समय कितना 3 वर्ष। अब देखो 670 बटा 305 इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय जो 3 वर्ष है। अब देखो इसको इस तरफ भेजेंगे तो घात में 1/3 होगा, मतलब 670 बटा 305 और इनका क्यूब रूट होगा। मतलब यहाँ 3 लिखने का मतलब होता है कि इसकी घात क्या है 1/3। तो ये साइन भी आप ध्यान रखना कि ये क्या होता है, अंडर रूट में आगे ऊपर 3 लिखा होता है, मतलब उसकी घात 1/3 होगी, इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100। अब इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस दर बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/3 करेंगे तो ये 3 हट जाएगा। अब इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 670 में 305 से भाग देंगे और 670 मुझे पता है 2 पॉइंट समथिंग है, इसे मैं भाग देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो संख्या मिलती है वो मिलेगी 2.197। ये मैंने भाग दे लिया है, आप भी कैलकुलेशन से आराम से अच्छी तरीके से भाग दे के देख लेना, यही मिलेगी 2.197। और इसका मेरे को क्या करना है क्यूब रूट इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100। अब देखो इसको मेरे को क्यूब रूट करना है तो मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा कि इसका पॉइंट हटा के मुझे पता है 3 के बाद जी पॉइंट लगाया तो 3 जीरो नीचे लगा दूंगा और इसका क्यूब रूट इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100। यहाँ से आगे का सवाल देखो ये क्या हो रहा है, ये है 13 का क्यूब, तो ये होगा 13 का क्यूब बटा ये है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसका क्या है क्यूब रूट इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100। यहाँ से देखो इसका क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब हट जाएगा, तो ये मिलेगा 13/10 इक्वल टू 1 प्लस दर बटा 100। इस एक को इस तरफ लाएंगे तो ये 13/10 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगी दर बटा 100। यहाँ से देखो ये जोड़ करेंगे
तो ये जोड़ करने के बाद 13 माइनस 10/10 मिलेगा, क्योंकि 10 एलसीएम आएगा। 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 13 से गुणा करेंगे 13 माइनस यहाँ से एलसीएम 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। 10/100, 13 में से 10 जाएंगे तो 3/10 और इसका मान 10/100। यहाँ से दर क्या मिलेगी अपने को, दर इक्वल टू मिलेगी, इसको 100 को इधर गुणा कर देंगे तो 300/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 30%। ये क्या मिल गई अपने को, दर मिल गई। तो फाइनली दर क्या मिली, 30%। बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हो उसे एक एक बार दर को लेके चलना होता है और उसके साथ ही हमें देख लेना है कि हमारा मिश्र धन क्या मिलता है, तो उस हिसाब से भी ये आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइन 60 का मान क्या है। दोस्तों मैंने कहा था टेबल के बारे में हम चर्चा करेंगे और उस टेबल में साइन 60 का सीधा मान दे रखा होता है। देखो साइन का मैं मान अभी लिख देता हूँ। साइन का मान होता है 0 और 30, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 हमेशा 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 1/√2 होता है और साइन 90 की वैल्यू देखो 45 होता है, एक 45 का भी है, 60 का भी है और 90 है। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पूछा है साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2, ये वाला आंसर होगा। ये साइन की पूरी वैल्यू है और ये वैल्यू देखो साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये चीज़ें साइन की वैल्यू है। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।